सुबह सुबह का समय था और मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना था। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी और उस ट्रेन से एक नौजवान लड़का निकला जिसकी उम्र 25 वर्ष की थी। उस लड़के का नाम था आयुष और वो उस स्टेशन पर उतरकर वहां की ताजी हवा लेने लगा। उसने अपना बैग उठाया और बैग उठाकर रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा, जहां पर एक बहुत ही महंगी कार उसका इंतजार कर रही थी। कार के बाहर ड्राइवर खड़ा था और जैसे ही ड्राइवर ने आयुष को देखा तो उसने हाथ हिलाते हुए कहा, सर मैं यहां हूं, अभी आता हूं। यह कहकर ड्राइवर भागकर आयुष के पास गया और उसने सामान जो था वो ले लिया। आयुष भी चलता हुआ गाड़ी के पास आया और उसके बाद उस ड्राइवर ने सारा जो सामान था वो गाड़ी के पीछे रखवा दिया और आयुष कार में बैठ गया। ड्राइवर भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ड्राइव करने लगा। उसके बाद ड्राइवर ने कहा, साहब आप बहुत ही लंबे समय बाद आए हैं, आपको देखे अरसा हो गया। जब आपको देखा था तब आप बहुत छोटे थे। और उसके बाद उस आयुष ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो काका, बहुत समय पहले ही मैं यहाँ पर आया था, लेकिन क्या करूं, पिताजी का जो सपना था मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनाने का, उसके लिए मुझे पढ़ाई तो करनी ही है। और जब से मैं विदेश में पढ़ाई करने लगा हूं, यहाँ आने का समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से समय निकालकर यहाँ पर मैं आ गया हूं। अब कुछ दिन यहीं बिताऊंगा। ये बात सुनकर उस ड्राइवर ने कहा, फिर तो मालकिन बहुत खुश होंगी। वो ड्राइवर ड्राइव करता रहा और वहां एक बहुत ही सुंदर सी हवेली थी जो गांव से बाहर बनाई गई थी। उस हवेली के बाहर कार को रोक दिया गया और वो ड्राइवर कार से निकला। उसने सारा सामान उठाया और आयुष भी कार से उतर गया। उसने उस हवेली को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके मन में जितनी भी यादें थीं उस हवेली को लेकर, वो सारी यादें फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। उसकी बचपन की यादें, आखिर कैसे वो उस हवेली में बचपन में खेला करता था, लेकिन विदेश में पढ़ने के कारण वो उन सभी चीजों से दूर हो गया। आयुष उस हवेली को निहारी रहा था, तभी दरवाजे से आवाज आई, अब बस हवेली को ही निहारेगा या माँ की तरफ भी तेरी नजर जाएगी। ये बात सुनते ही आयुष ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर आयुष की माँ आरती की थाली लेकर खड़ी थी और आयुष भागता हुआ गया और उसने अपनी माँ के आशीर्वाद लिए। आयुष की माँ ने पूछा, कैसा रहा सफर? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? विदेश में कुछ दिक्कत तो नहीं होती ना तुझे? उसके बाद आयुष ने कहा, कहाँ माँ, आप लोगों के रहते मुझे कहाँ कोई दिक्कत हो सकती है। आप लोग समय समय पर पैसे भेजते रहते हो तो वहां भी मेरा गुजारा काफी अच्छे से चलता है। आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ती और मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाता हूं। आयुष की मां ने कहा, यही चाहिए बेटा, तुम चाहे जितना पैसा उतना लगाओ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई सबसे अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम अपने पिता का सपना जरूर पूरा करो। उसके बाद आयुष घर के अंदर चला गया और आयुष की मां ने ढेर सारा खाना जो था वो पहले से ही बनवा कर रखा था। आयुष ने कहा, माँ इतना सारा खाना मैं अकेले खाऊंगा? ना 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 ना, मेरे बस की ना है, मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकता। उसके बाद आयुष की माँ ने कहा, देखो मुझे पता है परदेश में तुम क्या खाते होगे क्या नहीं, तुम्हारा तो वहाँ पिज्जा बर्गर चाउमीन यही सब चलता होगा ना, और मुझे अच्छे से पता है ये सारी बातें। शरीर में कुछ भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वाली चीज नहीं जाती होगी, सब कुछ ऊट पटांगी। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम जितने दिन भी यहाँ रहो पौष्टिक भोजन करो और जितना हो सके उतना ज्यादा करो ताकि तुम्हारी सेहत बनी रहे। देखो कितने दुबला गए हो तुम। उसके बाद आयुष ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन वहाँ पिज्जा बर्गर के अलावा भी बहुत चीजें मिलती हैं। वो बात अलग है, उन सभी चीजों में आपके हाथों का स्वाद नहीं होता, तो सारी चीजें बस ठीक ठीक लगती हैं
अच्छा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तो मैं अपनी पेट की सारी इच्छाएं पूरी कर लूँगा। आयुष की माँ हंसने लगी और आयुष सबसे पहले नहाने के लिए चला गया और नहाने के बाद अच्छे से रेडी होकर वह डाइनिंग टेबल पर आ गया जहाँ पर खाना परोसा हुआ था। उसके बाद आयुष ने खाना खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी घर के मेंबर्स से बात करनी शुरू करी और हाल चाल लेने लगा। उसके बाद ऐसे ही समय बीता और धीरे धीरे आयुष जो था अब घर पर तो आ गया था, सबसे भी मिल लिया था और उसे मज़ा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वो बोर हो रहा था। बोर होते होते आयुष ने कहा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कहता हूँ, अब मैं आ ही गया हूँ तो हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं वहाँ पर एक बार चक्कर मार लिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी ज़मीनों की ओर देखा तक नहीं, और क्या हाल है क्या नहीं मुझे पता होना चाहिए ना। आयुष की माँ ने कहा, हाँ ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए तुम्हारी ज़मीनों के बारे में कि आखिर तुम्हारी ज़मीनों पर चल क्या रहा है। एक काम करो, तुम हमारे जो माली है उन्हें ले लो अपने साथ में, वो तुम्हें सारी ज़मीनें दिखाएंगे और सारी जगहों को तुम अच्छे से देख लेना और सुनिश्चित कर लेना कि कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सारी चीज़ें तुम एक बार देख लो, तुम्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद नहा धोकर फिर से तैयार होकर आयुष अपने वो जो माली काका थे उनके साथ निकल गया। वो जो माली काका थे उनका नाम था हरीराम और आयुष उन्हें काका काका कहता था। आयुष उन काका के पीछे चलते चलते काफ़ी दूर तक आया और वो जो हरीराम काका थे वो आयुष को एक खेत में लेकर आए और आयुष ने कहा, तो मेरा वाला खेत कौन सा है? हरीराम काका ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक आपका वाला खेत कौन सा है आप ये पूछ रहे हैं? मालिक यहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब आपका है। ये खेत भी आपका है, वो खेत भी आपका है, और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं सारे खेत आपके हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। आयुष ने कहा, क्या वहां तक? उसके बाद हरीराम काका ने हंसते हुए कहा, अरे उससे आगे भी है, आप चलिए तो सही, मैं आपको दिखाता हूं ना। आयुष ने कहा, काका मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा, ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी चलते चलते, आप मुझे इतना ही बता दीजिए ना कि ये कितना एरिया होगा। उसके बाद हरीराम काका ने कहा, मालिक जहाँ तक मुझे पता है इस जगह पर तो आपके पास 200 बीघा ज़मीन है और दूसरी जगहें अगर मिला दी जाए तब तो हिसाब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, उतना तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पाऊंगा। बस यहाँ की मैं देख रेख ज़्यादा करता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर तकरीबन जितना मैंने बताया है उतनी ज़मीन तो होगी ही। आयुष ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है, और भी कहीं पर कोई ज़मीन है क्या? आयुष ने जब ये बात पूछी तब हरीराम काका ने कहा, हाँ अभी तो आप एक ही जगह पर खड़े हैं, अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आपकी ज़मीन है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी फुर्सत की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आप अभी शहर से आए हैं और आपको इतनी चलने फिरने की आदत भी नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा आराम करिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ रहने लगेंगे आपको आदत लगने लगेगी, तब आप सारी जगहें देख लीजिएगा। वैसे भी आप गाड़ी लेके कहाँ कहाँ जाएंगे। तभी आयुष की नज़र दूर एक जगह पर गई और वो जो जगह थी वो जंगल जैसी लग रही थी। और आयुष ने पूछा, अच्छा हरीराम काका, वो जो जगह है वो उस साइड हाँ हाँ उस साइड, वहां पर क्या है? वहां भी मेरी जमीन है क्या? और उसके बाद हरीराम काका ने कहा, उधर उधर छोड़ दीजिए, उधर उधर कुछ भी नहीं है, चलिए अब आप यहाँ से चलिए, अब हवेली चलिए, बाकी अगले दिन देख लेंगे। ये बात जैसे ही आयुष ने सुनी तब आयुष ने पूछा, वो तो बात ठीक है काका आपकी, लेकिन ये जो जंगल है यहाँ मुझे यहीं से नजर आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए ना, ये कितने एरिया में है और मेरा भी है या फिर किसी और का है? वो जो हरीराम काका थे वो बार बार जवाब देने से बच रहे थे और उनका एक ही कहना था कि चलिए मालिक, अब चलिए, अब हवेली पर चलिए, वहां पर मालकिन ही आपको सारी चीजें बताएंगी।
उसके बाद आयुष को काफी अजीब लगा और हरिराम काका आयुष को लेकर पहुंच गए वापस हवेली पर। हवेली पर पहुंचते ही आयुष ने एकदम ठंडा पानी पिया और वहां बैठकर अपनी माँ से पूछा, माँ, वो जो जगह है जो हमारी सबसे पास पड़ती है खेती, वहां पर मुझे एक जंगल नजर आया। जब मैंने हरिराम काका से पूछा तब उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? आयुष की माँ ने जब ये बात सुनी तब आयुष की माँ ने कहा, क्या? कौन से जंगल की बात कर रहे हो तुम? हरिराम काका, ये किस बारे में बात कर रहा है? उसके बाद हरिराम काका ने कहा, मालकिन, ये मालिक जो है उस जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ जाइए, जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता, जहां की जमीन गांव वालों के लिए शराब बनी हुई है। अब ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। उसके बाद आयुष की माँ ने कहा, बेटा, हरिराम काका सही कह रहे हैं। वो जो जमीन है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वो जमीन अभी ठीक नहीं है, आगे चल के देखते हैं उसका क्या होता है, लेकिन अभी उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। आयुष को काफी अजीब लगा कि आखिर उसकी जमीन है और उसे ही कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। काफी अजीब चीज थी ये। उसके बाद आयुष ने सवाल पूछना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन आयुष को यह बात खाने लगी कि आखिर उस जंगल में क्या है। और वो घर पर भी पड़े पड़े बोर ही होता था। पढ़ाई भी आखिर इंसान कितनी देर कर लेगा। और पढ़ाई खत्म करने के बाद उसके दिमाग में उसी जंगल को लेकर काफी सारे सवाल जो थे वो आते रहते थे। अब घर में बैठे बैठे बोर होकर एक बार आयुष ने फैसला किया कि वो गांव की ओर जाएगा और गांव में घूमेगा। जब वह गांव में घूमने के लिए जा रहा था तब आयुष की माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? आयुष ने कहा, यहीं पास वाले गांव में घूम कर आता हूँ। काफी बोर हो गया हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। गांव की शक्ल भी नहीं देखी, काफी टाइम हो गया। आयुष की माँ ने कहा, ठीक है, अपने साथ किसी को ले जाओ। कोई तुम्हारे साथ रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना तुम खो जाओगे। आयुष ने जब यह बात सुनी तब आयुष ने कहा, माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। आप चिंता मत करिए, मुझे रास्ते याद है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर आयुष वहां से निकल गया। अब जितने भी बड़े लोग थे, जैसे ही वो गांव में पहुंचा और सभी ने उसे देखा तब हर कोई दुआ सलाम करने लगा। अब आयुष को भी पता था कि हर कोई उसके बारे में जानता ही है कि वो बड़े घर का है, तो उसकी इज्जत तो होनी ही थी। और वो जैसे जैसे गांव में आगे आगे जा रहा था तो काफ़ी लोग उसे मिले और हर कोई उससे हाल चाल ही पूछ रहा था और बातचीत कर रहा था। ये सब हो ही रहा था, तभी घूमते घूमते आयुष एक आम के मैदान में पहुंच गया। सबसे मिलजुल कर आयुष एक ढेर सारे पेड़ों के बगीचे में चला गया। वहां पर कई सारे आम के जो पेड़ थे वो लगे हुए थे और एक बच्चा जो था वो आम के पेड़ पर पत्थर मार रहा था। वो बगीचा भी आयुष का ही था, लेकिन आयुष बाकी लोगों की तरह चिड़चिड़ा नहीं था। उसने उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उस लड़के की उम्र ज्यादा नहीं होगी, वो 17-18 साल का होगा और बनियान पहनकर और कच्छा पहनकर वो बस आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आयुष ने ये देखा तब उसके मन में एक बात आई कि गांव वालों को पता है कि उस जंगल में ऐसा क्या है, क्या पता इस लड़के को भी पता हो। और चुपचाप आयुष उस बगीचे में चला गया। जैसे ही वो बगीचे में पहुंचा और उस लड़के ने जो आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने जैसे ही आयुष को वहां देखा तब वो एकदम चकरा गया, क्योंकि आयुष ने काफी अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे और गांव के अंदर उतने महंगे कपड़े पहनना किसी के बस की बात नहीं थी। आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आयुष ने मुस्कुराते हुए उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और वो लड़का बहुत ज्यादा डर गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी है और वो हाथ जोड़कर आयुष से माफी मांगने लगा। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, माफी क्यों मांग रहे हो? तुम मेरी ही उम्र के हो लगभग, थोड़े से छोटे होगे बस मुझसे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो बता पाओगे? जब ये बात उस लड़के ने सुनी तब वो भी सोच में पड़ गया कि आखिर आयुष किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तभी उस लड़के ने कहा, अगर पता होगा तो जरूर बता देंगे। आयुष ने पूछा, अच्छा,
यहाँ से वो जो खेत है, जानते होगे, जहाँ अभी फसल उगी हुई है, कटनी बाकी है, वहां पर एक जंगल है। वहां के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? उस जंगल के बारे में कुछ जानते हो क्या? ये बात सुनते ही वो जो लड़का था, उसके हाथ में पत्थर जो था जिससे वो आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो पत्थर जमीन पर गिर गया और उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके हाथ जो थे वो कांपने लगे। आयुष ने ये अजीब से जो बदलाव थे उस लड़के के अंदर, उन्हें तुरंत भाप लिया और आयुष ने कहा, अरे अरे अरे, तुम तो घबरा गए। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? पानी पियोगे? पानी लाऊं? तुम तो घबरा गए एकदम। वहीं पास में एक हैंडपंप था। आयुष भाग कर गया, उसने हैंडपंप चलाया और पानी जो था वो उस लड़के के लिए लेकर आया। उस लड़के ने पानी पिया और तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। उस लड़के ने बताया, उस जंगल के बारे में बात कर रहे हैं आप? वो जंगल तो श्रापित है। उस जंगल के बारे में बात मत करिए, आपके साथ बुरा बुरा होने लगेगा। आप उस जंगल के बारे में बात मत करिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। आयुष ने कहा, क्यों? क्या श्राप है वहां पर? श्रापित जंगल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ ना। वो जो लड़का था वहां से जाने लगा और आयुष ने उस लड़के को रोककर कहा, अरे कहां जा रहे हो तुम? मुझे कम से कम बताओ तो सही, आखिर क्या राज है उस जंगल का? वो लड़का कुछ भी बताना नहीं चाहता था। तभी आयुष ने कहा, देखो, अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे तो इस पेड़ पर जितने भी आम हैं, तुम जितने चाहो उतने तोड़ सकते हो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, क्यों? आम तो मैं वैसे भी तोड़ लूंगा, उसमें मुझे तुम्हारी इजाजत की क्या जरूरत है? उसके बाद आयुष ने हंसते हुए कहा, बाबू, तुम जिस बाग में खड़े हो वो बाग मेरा ही है, ये सारे पेड़ मेरे हैं, समझे तुम? ये बात सुनकर वो जो लड़का था वो हाथ जोड़कर आयुष से माफी मांगने लगा। आयुष ने कहा, अरे तुम फिर से हाथ जोड़ने लगे? अरे मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा हूं, बस मुझे इस बात का जवाब दे दो कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता? उस जंगल को श्रापित बोला जा रहा है, क्या है उस जंगल में ऐसा? उसके बाद उस लड़के ने काफी दबी आवाज में बताया, उस जंगल में एक राक्षस रहता है, एक बहुत ही अजीबोगरीब राक्षस, जो न जाने कहां से रात में वहां पर आता है और सुबह तक वहां से कहीं गायब हो जाता है। इतने साल हो गए उस राक्षस को वहां पर आते जाते, लेकिन कभी भी कोई उस राक्षस की हकीकत पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो राक्षस कहां से आता है और कहां चला जाता है। आयुष ने जब ये बात सुनी तब आयुष ने पूछा, राक्षस? कैसा राक्षस? और वो भी उस जंगल में? वहां पर राक्षस आज के समय में? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उस जंगल में रात के वक्त एक ऐसा राक्षस आता है जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है, लेकिन उसका सर बकरे का है, उसकी उंगलियां भी बकरे जैसी हैं और वो बहुत ही डरावनी आवाज निकालता है। जब जब वो उस जंगल में आता है तब न तब कोई ना कोई बर्बादी होती ही है, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आयुष ने कहा, क्या कहा तुमने? एक ऐसा जानवर जो आधा बकरा है और आधा इंसान, यानी कि गोटमैन? उस लड़के ने कहा, गोटमैन? ये क्या होता है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस जितना मुझे उस जंगल के बारे में पता है वही आपको बता रहा हूं। वहां पर गांव का हर आदमी जानता है कि रात के समय एक ऐसा राक्षस आता है जो आधा बकरा है और आधा इंसान, और वो जब भी आता है कुछ न कुछ बर्बाद करके ही जाता है। कभी किसी की फसल, कभी किसी के पालतू पशु, ऐसे नुकसान उसके लिए करना बहुत ही ज्यादा आम बात है। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। क्या अब मैं ये आम ले सकता हूं? आयुष ने कहा, तुम्हारा जितना मन करे तुम उतने आम ले लो, मैं चलता हूं, ख्याल रखना अपना। आयुष ने जब से ये बात सुनी थी तब से उसके मन में अजीबोगरीब सवाल आ रहे थे। वो बस उन सभी बातों को हजम नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं वो लड़का उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि आयुष ने उस लड़की की आवाज में, उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी
और वो लड़का जितना भोला भाला था और मासूम था, वो झूठ तो नहीं बोल सकता था। आयुष के मन में बस अब एक ही इच्छा थी कि वो उस जंगल में आने वाले राक्षस का जो सच है उसका पता लगाएगा, और उसने फैसला भी कर लिया। अब अगर आयुष डायरेक्टली बोलता कि उसे उस जंगल में जाना है तो जाहिर सी बात है उसकी मां उसे मना कर देती, और ये बात आयुष अच्छे से जानता था। लेकिन आयुष अब बिना उस जंगल का सच जाने बिना रह भी नहीं सकता था। इसलिए आयुष ने एक प्लान बनाया कि वो रात में सबके सोने के बाद चुपके से उस जंगल की ओर निकल जाएगा और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा, जिससे वह सोशल मीडिया पर पॉपुलर भी हो जाएगा और उसे उस जगह का सच भी पता चल जाएगा। ये बात जब आयुष के दिमाग में आई तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। एक रात जब उसके घर में खाना पीना हो गया था और हर कोई अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था, तब आयुष जाग रहा था क्योंकि उसे उस रात अपनी प्लानिंग को अंजाम देना था। आयुष अपनी खानदानी बंदूक लेकर नीचे की ओर उतरा बिना कोई आवाज किए और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया बिना किसी को कुछ पता लगे। आयुष जैसे ही अपनी हवेली के बाहर आया तब उसने गहरी सी सांस ली और उसके पास जो गन थी उसे देखने लगा। वो गन बहुत ही ज्यादा पुरानी और खानदानी थी। उस गन के अंदर गोलियां भी थी। आयुष को पता था कि वह रात के समय जंगल में जा रहा है तो सिक्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि हर कोई उसकी माँ का ज्यादा वफादार है। अगर वो किसी को भी बोलेगा तो तुरंत उसकी माँ तक खबर पहुंच जाएगी। इसलिए आयुष ने चुपचाप बिना किसी सिक्योरिटी के ही उस जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। फाइनली अपने हाथ में उस गन को लिए गाना गुनगुनाते हुए आयुष खेतों तक पहुंच गया, और जब उसने वहां खेतों का नजारा देखा तब वो भी दंग रह गया। हवाएं तेज चल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खेत ही नजर आ रहे थे। आयुष बस खेतों वाले रास्तों से होते हुए उस जंगल के करीब जा रहा था और उसे आसमान में चमचमाते हुए तारे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। इसलिए आयुष ने सोचा क्यों ना इस सुहाने से मौसम में एक बढ़िया सी वीडियो बना ली जाए, और वैसे भी जंगल के अंदर की शूटिंग तो वो करने ही वाला था। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और वो लग गया काम पर। उसने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। वो वीडियो शूट करता हुआ आगे बढ़ रहा था और जंगल और उसके बीच में ज्यादा फासले नहीं बचे थे। जब वह उस जंगल से बस 100 या 200 मीटर ही दूर होगा तभी अचानक से उसने जंगल से एक बहुत ही डरावनी सी आवाज आती हुई सुनी, और वो आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। आयुष को यह आवाज सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी हुई कि आखिर यह आवाज किसकी है, और आयुष ने अपनी सुध बुध खो दी। उसे वहां से भागना चाहिए था, लेकिन वो भागा तो सही, लेकिन उस जंगल से दूर नहीं बल्कि उस जंगल के और पास। वो बस अपनी रिकॉर्डिंग चालू करके उस क्रिएचर को रिकॉर्ड करना चाहता था। अगर सच में कोई राक्षस है वहां पर और वो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया तब तो आयुष का फेमस होना बिल्कुल ही पक्का था। भागते भागते वो जंगल के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर घुस गया और इधर उधर की वीडियो बनाने लगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास गन तो थी ही। वो जंगल के ज्यादा अंदर नहीं घुसा था, तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही किसी ने पीछे से हाथ रखा तो आयुष पीछे मुड़कर देखने लगा और पीछे और कोई नहीं, हरिराम काका थे। जैसे ही उसने हरिराम काका को देखा तो उसने कहा, काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हरिराम काका ने कहा,
ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको 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 मना किया था ना मालकिन ने, इस जगह की तरफ देखना भी नहीं है। चलिए यहाँ से, चलिए। और उसके बाद हरिराम काका आयुष का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगे, लेकिन आयुष वहां से जाना नहीं चाहता था। वो बार बार हरिराम काका से अपना हाथ छुड़ा ले रहा था और जंगल में जाने की कोशिश कर रहा था। अब फेमस होने का उसे इतना ज्यादा बुखार चढ़ गया था कि सही गलत उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी फिर से उस जंगल से वही जो डरावनी आवाज थी वो फिर से आई, और उस आवाज को सुनकर हरिराम काका जो थे उन्होंने कहा, बेटा यहाँ से निकलो, वो आस पास ही है। अगर उसने हमला कर दिया तो ना ही मैं बच पाऊंगा ना ही तुम, समझो। चलो यहाँ से, चलो। हरिराम काका के लाख बार समझाने के बाद में भी आयुष को अकल नहीं आ रही थी। फिर भी उसका एक ही बात कहना था, काका बस बस उसकी उसकी कोई छोटी सी वीडियो भी मिल जाए या फिर छोटी सी फोटो भी मिल जाए तो उतना काफी रहेगा। आप एक काम करिए, आप यहाँ से जाइए, मैं अंदर जाता हूँ अकेले। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं अकेला ही जाऊंगा, और फोटो या फिर वीडियो दोनों में से एक चीज तो मैं लेकर ही आऊंगा। इसके बिना मैं वहां से नहीं हिलूंगा। हरिराम काका ने फिर से समझाने की कोशिश करी और वो समझा ही रहे थे, तभी अचानक से उनका जो मुंह था वो बंद हो गया और वो सामने की ओर एक टक लगाकर घूरने लगे। जब आयुष ने हरिराम काका की ऐसी सूरत देखी तब उसे भी बहुत ही ज्यादा अचरज हुआ, और उसने जैसे ही सामने की ओर मुड़कर देखा तो सामने थोड़ी सी ही दूर एक पेड़ के पीछे से एक बकरे का सर जो था वो आयुष और हरिराम काका को देख रहा था। उस भेड़ का जो सर था वो काफी ऊपर था, जिसका साफ मतलब था कि उस गोट मैन की हाइट तकरीबन 9 फीट होगी, और उसकी आंखें जो थी वो पूरी लाल थी और ऐसे चमक रही थी जैसे उस गोट मैन की आंखों में लाल पल्प लगा दिए हो। उसके बाद उस गोट मैन ने आयुष और हरिराम काका को देखकर जोर से चिल्लाया, और आयुष जो था अब उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने उस गोट मैन की वीडियो बनाने की कोशिश करी, और जैसे ही उसे 10-15 सेकंड की क्लिप मिल गई तो वो वहां से भाग पड़ा। लेकिन हरिराम काका जो थे वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग थे। अब आयुष जितनी फुर्ती से भागा था वो उतनी फुर्ती से नहीं भाग सकते थे, लेकिन फिर भी वो जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागे, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और थोड़ी ही आगे चलकर उनका जो पैर था वो मुड़ गया, और बूढ़ा होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर गए, जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, और उस गोट मैन ने पागलों की तरह उन पर हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही हरिराम काका की आवाज जो थी वो आयुष ने सुनी, तब उसने पीछे मुड़कर देखा, तब वो जो गोट मैन था वो पागलों की तरह हरिराम काका के पैर को कट कट करके काट रहा था और एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। ये देखकर वो जो आयुष था उसने तुरंत अपनी जो गन थी उसे निकाला और उस गोट मैन के ऊपर 3-4 गोलियां जो थी वो मार दी। और वो गोलियां लगते ही वो जो गोटमैन था वो चिल्लाते हुए वापस जंगल में भाग गया। उसके बाद आयुष ने हरिराम काका को उठाने की कोशिश करी, लेकिन उस गोटमैन की काटने की वजह से हरिराम काका उठ ही नहीं पा रहे थे, और हरिराम काका को संभालने के चक्कर में आयुष का सारा ध्यान उस गोटमैन से हट गया, और मौका पाकर उस गोटमैन ने आयुष के ऊपर भी हमला कर दिया। आयुष की पीठ पर उसने काफी बार काटा, जिसके कारण आयुष की पीठ से सर सर करके खून बहने लगा। 3-4 गोलियां आयुष ने उस गोटमैन को मारी,
और उस गोटमैन के शरीर से भी खून निकलने लगा। लेकिन उस गोटमैन को मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। उसके बाद वो जो हरीराम काका थे वो उठकर जैसे तैसे खड़े हुए और आयुष ने कहा, काका आप जाओ, काका काका आप जाओ, काका आप जाओ, आप जाओ जाओ, मैं इसे देखता हूँ काका, मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे देखता हूँ। और ये कहकर आयुष जो था वो बस उस गोटमैन से भिड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहाँ वो गोटमैन और कहाँ आयुष, एक आम नौजवान लड़का। उस गोटमैन ने आयुष को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। कभी वो आयुष की गर्दन पर काटता, तो कभी हाथ पर, कभी पेट पर, तो कभी पीठ पर। और हरिराम काका ये सब सुनते हुए वहाँ से जैसे तैसे करके भागे और भागते भागते वो हवेली के पास चिल्लाते हुए गए। आयुष भी उस गोटमैन से अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर काफ़ी फायरिंग कर रहा था और कुछ गोलियां मारकर आयुष वहाँ से भागने की कोशिश करता। लेकिन वो गोटमैन बार बार आयुष को पकड़कर उसे काटने लगता और उसके पैर को पकड़कर उसे वापस जंगल में खींच कर ले जाने की कोशिश करता। अब न जाने कितनी जगह उस गोटमैन ने आयुष के शरीर पर काट लिया था और आयुष के पूरे शरीर पर जख्म बन गए थे। ये जो अपने आप को बचाकर वहां से भागने का सिलसिला था वो 30 मिनट तक चलता रहा। इसलिए उस आयुष ने अपनी गन की जो पकड़ने वाली साइड थी वही साइड उस गोटमैन की आंख में मारी और एक गोली जो थी वो सीधा उसके दिमाग के बीच में मारी, जिसके कारण कुछ देर के लिए वो गोटमैन तिलमिला गया और उसके सर से खून बहने लगा। इसी बात का फ़ायदा उठाकर आयुष एक बहुत ही ज़्यादा फसलों वाले खेत में जाकर चुपचाप घुस गया और वो गोटमैन भी उस खेत में घुसकर एक एक कदम पर आयुष को ढूंढने लगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कई सारे लोगों के चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो सुनाई दी और आयुष को समझ आ गया कि गांव वाले वहाँ आ चुके हैं। जब उस गोटमैन ने गांव वालों को वहाँ उस जंगल के पास आते हुए देखा तब उसने आसमान में देखकर बहुत ही तेज वापस भाग गया। जब आयुष को उस खेत से निकाला गया तब आयुष का पूरा शरीर खून से सन गया था। हर जगह से उसके बस खून ही खून निकल रहा था और बहुत ही मुश्किल से आयुष को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चला और उसके शरीर पर 50 से ज़्यादा जगह काटने के निशान जो थे वो मौजूद थे और आयुष का ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था। काफ़ी लंबे समय तक आयुष का ट्रीटमेंट चला और उसके बाद जब आयुष अपनी माँ से मिला तब उसने माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वहाँ उस गोटमैन से बचना बस उसकी अच्छी किस्मत थी, वरना जिस जोश के साथ वो वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था, अगर वहाँ पर हरिराम काका नहीं आते तब उसका जो काम था वो निपट जाना था। उसके बाद वो जो गोटमैन था वो हमेशा की तरह सुबह होते ही उस जगह से गायब हो गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि वो गोटमैन कभी ना कभी रात में उस जंगल में ज़रूर आता है और जब भी वो आता है तो उसके चिल्लाने की आवाज़ से पूरा जंगल जो है वो गूंज पड़ता है।